मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो इंटीग्रेशन का साइन है। ओ ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, ये तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब केस उल्टा है। अब ये स्पीडोमीटर देख रहे हैं, ठीक है, ये मिस्टर बबलू हैं आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पीछे मिस्टर बबलू बैठे हुए हैं, स्पीडोमीटर देख रहे हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की कहानी। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन की कहानी पढ़ी थी और हमने देखा था कि किस तरह से खेल खेल में, बातों बातों में, कहानी के माध्यम से काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो आपको बहुत आसानी के साथ समझाए जा सकते हैं। दोस्तों समझाने को, पढ़ाने को तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला भी बता सकते हैं, बेटा ये ऐसे ऐसे होता है, कर लेना, बट असली चीज़ है कि आपको अंदर से दिखाई दे। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कोशिश ही करी कि बिल्कुल अंदर तक समझ में आ जाए कि यार जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसा आइंस्टीन ने कहा कि भाई एनी फूल कैन नो, द मेन पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूलेबाजी से क्वेश्चन करना तो सबको पता चल सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अगर पता हो तो ही पढ़ाई का मज़ा है। क्या हमने जाना था पिछले लेक्चर्स में, हल्का सा रिकैप्चुलेट करके फिर इंटीग्रेशन पर आते हैं। दोस्तों हमने ये जाना था कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम का फंक्शन दिखा पाते हैं तो मेरे दोस्तों उस समय फिर जो वेलोसिटी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी मोमेंट पे वेलोसिटी, जैसे हमने कहा हम सीधे वेलोसिटी ही कहा करेंगे, वो हो जाएगी ds/dt। हमने ds और dt क्या होता है इनके बारे में चर्चा करी। हमने ये भी चर्चा करी थी कि अगर इस फॉर्म का किसी टाइम का अगर पावर हो तो फिर हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पावर आगे आ जाती है और दोस्तों t की पावर 1 कम हो जाती है, हमने चर्चा करी थी। दिस वॉज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर एस दे रखा है तो उसे v निकालना और एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ तो फिर वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो भाई बेटा, अगर इसका उल्टा प्रोसेस मैं करूँ, हमारे बबलू को मान लीजिए a दे रखा है टाइम का फंक्शन, उससे मुझे v निकालना हो, या v टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो उससे s निकालना हो, ये उल्टा जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको मैं इंटीग्रेशन कहता हूँ। इंटीग्रेशन को भी हम आज बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज इंटीग्रेशन कहानी सच बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो 5-7 मिनट की बहुत छोटी सी कहानी होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना तो फिर इंटीग्रेशन समझ में आ ही जाएगा। देखो सीधे इंटीग्रेशन में क्या होगा, उल्टा चलेंगे हम। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर किसी भी समय वेलोसिटी n × t⁻n−1 है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे दिया जाएगा, t⁻n से दिया जाएगा। उल्टा है प्रोसेस। मैं अगर आपसे ये कह दूं, जैसे आपको याद हो कि भैया अगर s था t² तो उसका v क्या आया था, 2t आया था डिफरेंशिएशन करके। अब मैं उल्टा कह दूं v है 2t तो आप सीधे कह सकते हो s क्या होगा, t² होगा यार, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। इसको हम बहुत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसका नोटेशन वगैरह हम किस तरह से दिखाते हैं। तो दोस्तों कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे दो दोस्त हैं, ठीक हैं, हमारे दो मित्र हैं, एक मिस्टर बबलू और एक मिस्टर पपलू। मेरे दोस्तों न्यू दिल्ली से वो चलना स्टार्ट करते हैं और दोस्तों गुड़गांव तक पहुंचते हैं। गुरुग्राम इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। और मेरे दोस्तों पिछली बार उन्होंने क्या किया था, पिछली बार उन्होंने ये कहा कि साहब हम स्पीडोमीटर नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी मोमेंट पर हमारी इस मोमेंट पर एट प्रेजेंट स्पीड क्या है। हमने उसे v इंस्टेंटेनियस कहा था, स्पीडोमीटर कहा उन्होंने कहा हम नहीं देखना चाहते हैं। चलो फिर दोस्तों अब केस उल्टा है। अब ये स्पीडोमीटर देख रहे हैं, ठीक है, ये मिस्टर बबलू हैं आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पीछे मिस्टर बबलू बैठे हुए हैं, स्पीडोमीटर देख रहे हैं। और स्पीडोमीटर देख के ना इन्होंने एक इस तरह का मान लो चार्ट बना लिया है और चार्ट बना के यहाँ पर टाइम नोट किया है हमारे मिस्टर पपलू ने, ठीक है, कॉपी पेन पे नोट करते जा रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी तो कुछ इस तरह से है कि 1 सेकंड पर नोट किया तो मान लो 3 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड है, 2 सेकंड पर नोट किया तो 12 है मान लीजिए, 3 सेकंड पर नोट किया तो 27 है। इस तरह से मिस्टर पपलू ने इस डेटा को सेट करके कुछ ऐसा भी निकाल लिया कि सर ये तो ना इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, v = 3t²। देखो आप t को 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, t को 2 रखेंगे 12 आ जाएगा, 3 रखेंगे 27 आ जाएगा। सर इसमें फिट हो रहा है। अब इन बच्चों ने कहा कि सर हमने ना कहानी स्टार्ट करी यहाँ से 12 बजे से और यहाँ पर 2 PM पर हम 2 घंटा यहाँ चले। ये कहते हैं जी डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। स्पीडोमीटर से इन्होंने स्पीड देख ली, हर टाइम पे कितना होगा फॉर्मूले में फिट कर लिया, 3t²। ये कहना चाहते हैं सर जी ये बता दीजिए कि कितनी स्पीड होगी और उसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्या नोटेशन हम रखेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी देखो मैंने कहा बेटू आपको ये बात पता है ना कि जो आपने v निकाला है
क्या मैंने बताया था आपको v इंस्टेंटेनियस ds ओवर dt होता है? बबलू ने कहा हाँ जी, और पपलू ने भी कहा हाँ जी, और आप भी कहोगे हाँ जी। सबको ये बात तो पता है ना भाई, ये बात सबको पता है। मेरा बच्चा, मैंने कहा बेटा कुछ मत करो, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी टी। अब कुछ अगर मैथ वाले इसको ड्रॉपर बच्चे देख रहे हो, वो भी मैथ वाले हैं, तो वो कह सकते हैं कि सर हमारे तो सर ने बताया था इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो बात अलग है, हम फिजिक्स में लेके चलते हैं। हाँ जी, हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ये कुछ अलग ही फिजिक्स मैथ में कुछ फंडा बताया जाता है कि इसको नहीं कर सकते, बट दिस इज़ वैलिड। चलो मेरे दोस्त, हमारा आपसे कहना है कि अगर ये होता है तो बेटू ये क्या कह रहा है, ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन बेटा ये कह रहा है कि डी टी टाइम में बहुत छोटा, आप याद करो डी टी टाइम बहुत छोटा होता था, ठीक है। डी टी टाइम बहुत छोटे से टाइम में अगर मैं उस टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता है बचपन से कि वो डिस्टेंस आ जाएगा। उस डी टी टाइम में बहुत छोटी सी डिस्टेंस जो ये चला वो आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ वो ध्यान से सुनना, ये पूरी 2 घंटे की जो जर्नी थी ना, 2 घंटे की जर्नी थी, इसे बहुत छोटे 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 डी टी टाइम के इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये भी छुटका सा डी टी टाइम का इंटरवल है, ये भी छुटका सा डी टी टाइम का इंटरवल है, ये भी छुटका सा डी टी टाइम का इंटरवल है। यहाँ पे बज रहे हैं 12, यहाँ पे बज रहे हैं 2। मेरा बच्चा, मेरा आपसे कहना है, मेरा आपसे ये कहना है कि डी टी मैंने बहुत छोटा माना था, बहुत छोटा माना था। तो वास्तव में तो ये डी टी टाइम की लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए, दिखनी भी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ठीक है। अगर बेटा डी टी टाइम मैंने कहा था टेंस टू 0 है, बिल्कुल ही 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने कितने डी टी टाइम के इंटरवल होंगे? सीधी सी बात है, अगर इंटरवल छोटा करते जाओगे तो नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ते चले जाएंगे। डी टी बहुत ही छोटा है, तो इन 2 घंटों में जितने डी टी होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। ये डी टी बहुत ही छोटा है, जितना छोटा करते चले जाओगे, डी टी अगर लगभग 0 के बराबर है तो नंबर ऑफ जो टाइम इंटरवल से इनफाइनाइट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने कहा बेटा पहले वाले में, अब इनका ये कहना है कि सर को हर मोमेंट पर स्पीड चेंज हुई है। पहले वाले में कुछ स्पीड होगी, मान लो पहले वाले इंटरवल में स्पीड v1 है, दूसरे वाले में मान लो v2 है, तीसरे वाले में v3 है, चौथे वाले में v4 है मान लो। तो कहते हैं सर ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो पहले वाले इंटरवल में इन्होंने v1 इंटू डी टी ये डिस्टेंस चली होगी कि नहीं चली होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस। गाँव का एक व्यक्ति 5वीं पास, रिक्शे वाला 5वीं पास, उसको ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? भैया इतनी स्पीड से चला रहे हो रिक्शा, इतने टाइम में दोनों मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डिस्टेंस निकल के आएगी। पहले वाले टाइम में इतना चलोगे, दूसरे वाले में कितना चलोगे? दूसरे वाले टाइम इंटरवल में, दूसरे वाले में v2 स्पीड हो गई है। स्पीड हर समय चेंज हो रही है, दिख रहा है आपको? स्पीड बेटा हर समय अगर चेंज हो रही है तो दूसरे वाले में ये हो जाएगी डिस्टेंस। तीसरे वाले इंटरवल में क्या होगा भाई? v3 dt। चौथे वाले इंटरवल में v4 dt। ऐसे ही चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा? इनफाइनाइट इस तरह के इंटरवल्स हो जाएंगे। सबको मैं जोड़ दूंगा बेटा, क्या निकल के आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है। क्या इसको रिक्शे वाले को समझाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया। इतना समझाया नहीं, चलो 8th वाले बच्चे को तो समझाया जाए, इतना तो 8th वाला बच्चा समझ सकता है। कुछ नहीं बेटा, क्या मैं आप लोगों ने कक्षा 10 में, ठीक है 10वीं कक्षा में, क्लास 10th में आपने स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी हिंदी में अगर कहें तो ये नाम का चैप्टर पढ़ा था। और वहाँ पर और भी जगह हो सकता है आपको ये सिग्मा बताया गया था कि हम इसको ना vi इंटू डी टी लिख सकते हैं, इसको हम vi इंटू डी टी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता है क्लास 10th में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको क्लास 10th के पास बच्चे जो पास कर चुके हैं वो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 5वीं का बच्चा और 8वीं का बच्चा समझ सकता है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर आप वास्तव में 8th में, पता है मैं यूट्यूब पे एक आध वीडियो में कमेंट आया, मैं 8th क्लास में हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये है वो है, मैंने अभी से देखना शुरू कर दिया है। मैंने वाह भाई वाह, 8th का ही बच्चा था शायद, नहीं 9th का था, वो 11th की वीडियो देख रहा था। चलिए मेरे दोस्त, 10th क्लास में अगर आपको ये बताया गया कि मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसे मैंने क्या कहा था? सिग्मा कहा था, ठीक है। एस को मैंने क्या कहा बेटा? इसको क्या कहा मैंने? सिग्मा। इस वाले सिंबल को मैंने क्या कहा? सिग्मा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सम, जोड़ दिया मैंने, ठीक है भाई। क्या दिखाया मैंने? तो मेरे दोस्तों अब ये बताओ ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इनफाइनाइट है। जरा ध्यान से सुनना भाई, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा? इनफाइनाइट है बेटा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं ना, और एक टर्म बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? जरा देखो, ये dt बहुत छोटा है, dt बेटा बहुत छोटा है, तो इसमें अगर मैं किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करूं df ds, ये ds1 बन जाएगा। पहले dt इंटरवल में चली हुई दूरी ये भी बहुत छोटी होगी। तो जरा ध्यान से सुनना, क्लास 10th में तुमको पढ़ाया गया था कि अगर बहुत सारे टर्म्स हो तो हम उनको छोटा सा रूप दे के सिग्मा के रूप में लिख लेते हैं।
दोस्तों अगर वो, ध्यान से सुनना अगली बात को, अगर वो अब इंटीग्रेशन नाम के बालक का जन्म होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना अगली लाइन को। अगर टर्म के जो नंबर है ना वो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब 10, 20, 50 हज़ार, 100, 25, 1 करोड़ ऐसे हों, फाइनाइट, और टर्म बड़े बड़े हों तो हम लगाते हैं सिग्मा, टर्म अगर बड़े बड़े हों। लेकिन वहीं पर अब प्रोसेस समझ लो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। वहीं पर अगर ऐसा हो कि टर्म का नंबर तो है इनफाइनाइट, देखो इस केस में dt बहुत छोटा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन एक एक टर्म बहुत छोटा हो, तो मेरे दोस्त इस सिंबल को मैं चेंज करके ये सिंबल कर देता हूँ, ये आई लिखना बंद कर देता हूँ, यहाँ आई लिखा था ना, और dt भाई साहब तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। मेरे दोस्तों इसको मैं ऐसे करके लिखना शुरू कर देता हूँ। वास्तव में बेटा ये जो साइन मैंने बताया ना, इसका मतलब है सम, मतलब है जोड़ देना। इसका मतलब ये है अलग अलग dt मैंने लिए हैं, उनके हर dt पर अलग अलग वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया है, उसको मैंने ऐड कर दिया। वास्तव में सिग्मा का साइन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, जोड़ देने का साइन। ठीक है भाई, इसको मैं इंटीग्रेशन कहता हूँ, इसको मैं इंटीग्रल कहता हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कहता हूँ। बेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना। नेशनल इंटीग्रेशन, क्या मतलब है नेशनल इंटीग्रेशन का? उसका मतलब है भाई पूरे नेशन को जोड़ के रखो। तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ देना। क्या आप देख पा रहे हो? ये हमने सारा ऐड किया है कि नहीं ऐड? बबलू तुम भी देख लो, ऐड किया है कि नहीं किया है? किया है भाई मिस्टर यू चंपू एंड यू चंपी, तुमने किया है। तुम जो वीडियो देख रहे हो तुमको समझ में आ रहा है? ऐड किया है मैंने, और ऐड किया है तो इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है तो इसको मैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कहता हूँ। इसको इस सिंबल से मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं किया वैसे मैंने, अगर सही बात देखूँ, इतनी लंबी कहानी खत्म हो गई इंटीग्रेशन की। वास्तव में मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो बेटा। मुझे पता था v इक्वल टू होता था ds ओवर dt, मैं इसको इधर ले गया, मैंने कहा ds इक्वल टू v dt। ये बहुत छोटे से टाइम में चलेगी, छोटी सी डिस्टेंस है, मैंने इन सारी डिस्टेंस को जोड़ दिया। यहाँ पर ds1, ds2, ds3, ठीक है, अलग अलग टाइमों में अलग अलग स्पीड है तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस चलेंगी। ये ds क्या है? छोटी सी डिस्टेंस। सब मैंने ऐसी बहुत सारी छोटी सी डिस्टेंस को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी? बड़ी वाली डिस्टेंस बन जाएगी। बड़ी वाली डिस्टेंस इक्वल टू, मैं अब ऐसे लिखा करूँगा v dt। ठीक है भाई, एक दो और बात बता दूँ मैं इस सिंबल की। मुझे फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिजिक्स ऐसी पढ़ाई जानी चाहिए, लगे ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगे यार मैं डिस्कवरी चैनल की कोई डॉक्यूमेंट्री सी देख रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं एक बार ना BBC की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। मैं BBC की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्टोरी ऑफ इंडिया करके थी शायद। वैसे मैंने उसे अभी यूट्यूब पे आप लोगों को शेयर करने के लिए दिखाने की ढूंढा, बट वो कॉपीराइट है उस पर शायद, तो यूट्यूब पे है नहीं वो। चलो, वहाँ पर 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसकी कहानी थी। उस समय का एक अखबार दिखाया गया। पहली बात तो मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्य की बात थी, फिर 1857 में अखबार निकलता था। बाद में पता चला अखबार तो बहुत पहले से निकल रहे हैं। चलो, उसमें मैंने यार उसको स्टॉप किया, वहाँ मैं लैपटॉप पर देख रहा था, मैंने स्टॉप किया तो मैंने कहा देखता हूँ यार कैसा अखबार छपता था 1850, समझ लो 150 साल पहले। 150 साल पहले वहाँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पायोनियर न्यूज़पेपर था। वो जाता है, जर्नलिस्ट जाता है वहाँ उसके अखबार में, वो पुराना उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, वो निकलवाता है। मैं आश्चर्य भैया हो गया, उसमें ना ऐसे करके लिखा हुआ था, जैसे सन लिखा हुआ हो ना, मान लो द सन, तो ऐसे करके लिखा हुआ हो। मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो इंटीग्रेशन का साइन है। ओ ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, ये तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? वास्तव में ये क्या लिखा हुआ है? ये एस है, ये एस है, एस लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों अगर आप विकिपीडिया पर टाइप कर दोगे ना लॉन्ग एस, ठीक है, तो ये निकल के आएगा। एस छोटे में ऐसे लिखा जाता है, बड़े में ऐसे करके लिखा जाता है। तो बेसिकली ये सम दिखा रहा है, ये एस दिखा रहा है। ठीक है, ये एस दिखा रहा है कि ये सम लिखा हुआ है। चलो भाई, कभी कभी चीज़ें ध्यान से देखने पर नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। यार ये इंटीग्रेशन का साइन 1857 के अखबार में इंटीग्रेशन का साइन कैसे दे रखा है? चलिए दोस्त बाद में मैंने नेट वेट पर और सर्च करी ना, तो ये निकल कर आया कि ये दोनों साइन जो है ना, ये लैटिन जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, उसमें जैसे हमारे इंग्लिश में होता है ना, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ऐसे ही एक वर्ड वहाँ पर है एस करके, ESH करके है। ये उसका कैपिटल लेटर है और ये उसका स्मॉल है। यानी लैटिन शब्द भाषा में एस जो है कैपिटल में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है।
तो आप देख लो, जब dt बड़ा हो, जब ये टर्म बड़े बड़े हो तो कैपिटल यूज करना है आपको, और जब ये टर्म छोटे छोटे हो ना तो आपको ये स्मॉल s यूज करना है। इसका मतलब ये है। चलो भाई, अगर दोस्त ये हैं तो इसका फॉर्मूला तो अब आपको तैयार है ना बेटा, फॉर्मूला तैयार है कि नहीं है यार? एक बात बताओ, अगर बेटा s इक्वल टू टी की पावर t क्यूब था मान लो, तो बेटा वेलोसिटी कितनी निकल कर आई थी? वेलोसिटी निकल कर आई थी 3t स्क्वायर आई थी। मैं उल्टा कर दूं कि बेटा अगर वेलोसिटी 3t स्क्वायर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आना चाहिए बताओ छोटा बच्चा? उल्टा हो जाना चाहिए, t क्यूब निकल के आना चाहिए। मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि वेलोसिटी अगर t स्क्वायर हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए? 3 को यहाँ से भी डिवाइड कर दूंगा, t क्यूब बाई 3 आना चाहिए। इसको भी मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है? आ गया फॉर्मूला बेटा। फॉर्मूला क्या आया आपका? भाई सीधी सी बात है भाई, अगर वेलोसिटी हमने देखा वेलोसिटी थी t स्क्वायर, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो आया t क्यूब बाई 3। देखो आया अभी। तो यार यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि अगर वेलोसिटी होगी भैया t की पावर n, जहाँ n एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, n एक नंबर है, तो भाई अगर ये होगी तो मेरे दोस्त हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाया करेगी। आप देखो अगर ये n यहाँ पर 2 था ना तो क्या हुआ? देखो ये एक बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया। आप याद करो डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो जाती थी, उसी उल्टी प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में s दे रखा हो तो v निकालते थे, यहाँ v दे रखा हो तो s निकाल रहे हैं। सीधी सी बात है, वहाँ एक पावर कम हो जाती थी, यहाँ एक पावर बढ़ रही है। यहाँ पर s हो जाएगी t की पावर n+1, और क्या आप देख सकते हो जो पावर है उसी से डिवाइड हो गया है, तो उसी से दोस्त ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि अगर v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू अगर t की पावर n है तो मेरे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो t की पावर n+1 अपॉन n+1 हुआ करेगी। और वो अगर हुआ करेगी तो अब हम इसको दोस्त लिख देते हैं थोड़े से कायदे कानून से लिख देते हैं। हमने ये कहा कि भाई अगर v दे रखी है, इफ v इक्वल टू टी की पावर n दे रखी है, हमको पता है v क्या होता है? ds ओवर dt होता है। ये होता है दोस्त, इस dt को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो दोस्त ds क्या आ गया? v इंटू dt आ गया। हमने कहा कि भाई बहुत सारे dt समय हैं, बहुत सारे समयों में हमें निकालना है कि हमने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है। तो हम क्या करते हैं, हर लम्हे में, हर छोटे छोटे लम्हे में जो v1 v2 v3 v4 थे सब हमने जोड़ दिए, और हम उसके बाद हम लिख सकते हैं कि भाई दोनों तरफ को हमने अगर जोड़ दिया तो हमने ये साइन बनाया, इसे हमने कहा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने ये कहा तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये बन जाएगा भाई। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इफ अगर v जो है t की पावर n दे रखी है, देन हमारा कहना है जो s है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, v की वैल्यू t की पावर n रख दी। तो ये हमारा इस नोटेशन में भी हम लिख देते हैं, हम इसे इस नोटेशन में भी बालक लिख देते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt। लेकिन आना क्या चाहिए था? s तो फाइनल आना चाहिए था t की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से आपके इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, अब 2 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं भाई, एक इंटीग्रेशन का आ चुका है, एक डिफरेंशिएशन का आ चुका है। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? डिफरेंशिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इफ़, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, और अभी मैं डायमेंशन एनालिसिस से आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें गलती नहीं करनी है। हमने ये कहा था कि जब डिफरेंशिएशन होता है, दोस्त, तो हमारा कहना है अगर s इक्वल टू टी की पावर n है तो वेलोसिटी निकल के आई थी ds ओवर dt, और हमने डिफरेंशिएशन के केस में देखा था पावर कूद के आगे आ जाती है और ये पावर एक कम हो जाती है। ये तो हमारा पहला केस आ गया। दूसरा आता है इंटीग्रेशन में हमारा कहना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ v इक्वल टू टी की पावर n, कुछ ऐसे करके दे रखा है जहाँ n एक कांस्टेंट है, n एक नंबर है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, हमने जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तब भी हमने इस बात की चर्चा करी थी कि ये जो n है ये माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। दोस्त अगर ये हो सकता है तो मेरे बालक, मेरे बच्चे, मेरे छुटकू राम, ठीक है मेरे दोस्त, हमने भी देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt।
ये साइन हमने कहा जोड़ने का है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt, ये सब हमने जोड़ दिए हैं। और जो जोड़ के अगर वेलोसिटी इस टर्म में दे रखी है तो ये हो जाएगा t की पावर n dt, और जैसा मैंने अभी लिखा ये हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1। अब बच्चा पता है इसमें क्या गलती करता है, बच्चा इसमें क्या गलती करता है, वो ख़ास तौर पर जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है जिसके पास मैथ नहीं है वो इसमें क्या गलती करता है। ये 12th पास बच्चे भी, आप तो 11th में हो, 12th पास बच्चा भी ये गलती कर देता है। बायोलॉजी वाला क्या गलती करता है, हम उससे पूछते हैं ना कि बेटा रे t की पावर n का, ठीक है, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो जवाब देता है सर n इंटू टी की पावर n-1। और घुमा फिरा के अगर हमसे पूछना अच्छा बेटा फिर ये बताओ कि t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो वो जवाब ये वाला दे देता है t की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको आप कैसे आप याद रखो, अभी 4 महीने बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उसको कैसे दूर करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस देखो ना बेटा, इंटीग्रेशन t की पावर n है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं कि इसे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, क्या कहते हैं dt, दिस इज़ द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको dt से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है भाई। t की पावर n कोई फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, उसे इंटीग्रेट करना है यानी उसे dt से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ देना है, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मेरे दोस्त dt से मल्टीप्लाई किया, अब आप खुद देख सकते हो अगर dt सेकंड में है तो बच्चा यहाँ से आप देखो ये सेकंड की पावर n है, अगर डायमेंशन देखो और ये सेकंड की पावर 1 है, टोटल मिला के क्या हो जाना है सेकंड पावर n+1। यानी बेटा पावर जो है ना n+1 डायमेंशनल पढ़ी है कि नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ी है ना, वहाँ पे हमने चर्चा करी थी ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब जो ऊपर चढ़ा दिया ये यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से मैं आपको पहले भी चर्चा करी मैंने कि मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखो ना डायमेंशन, तो पहले से आप देख सकते हो कि जो s है वो t के पावर n में है, सेकंड की पावर n में है, उसको मैं dt से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जो कुछ भी आएगा वो सेकंड की पावर n-1 आएगा। तो यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस से आप ये कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं कि कहाँ पर n की पावर -1 पावर जो है n-1 आनी है और कहाँ पावर n+1 आनी है। जैसा कि मेरे दोस्त हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि एक टेबल बनवाई थी, ठीक है भाई, और मैं अक्सर टेबल में कहता हूँ कि जो मैं टेबल बनवा रहा हूँ वो आपको याद होनी चाहिए, और अगर वो टेबल आपको याद नहीं है समझ लो तुम्हारा सर पकड़ के फिर मैं टेबल में घुसेड़ दूंगा। हालांकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन बबलू तुम तो समझ लो, तुम्हारा तो मैं सर पकड़ के ना धाड़ टेबल के अंदर घुसा दूंगा अगर ये जो टेबल मैं बनवा रहा हूँ तुम्हारे सर के अंदर नहीं घुसी। और तुम लोग भी सब समझ लो मेरे दोस्तों, टेबल बना लेते हैं एक इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स की। हमने अभी देखा था कि भाई हमने भी देखा था कि अगर दोस्त v दे रखा है ना, v दे रखा है t की पावर n के टाइप्स का, तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमने कहा वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt हुआ करेगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt हुआ करेगी, दैट इज़ t की पावर n+1 अपॉन n+1 हुआ करेगा। थोड़ा लंबा हो गया ये, ठीक है। तो मेरे दोस्तों पहला केस ये आता है कि मान लो ये है t, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू t है, तब डिस्प्लेसमेंट किस रिलेशन से, किस फंक्शन से दिखाई जाएगी। तो बच्चा हमारा आपसे कहना है सीधी सी बात है, इस t को मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू, अगर t है तो इसको मैं t की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। तो बस जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, 1+1 यानी 2 डिवाइडेड बाई जो पावर है उससे डिवाइड हो जाएगा t²/2। सेकंड वाला तो मैंने अभी कैसे आपको दिखाया ही था, अगर ये t² है तो ये डिस्प्लेसमेंट t³/3 हो जाएगी। अगर बेटा ये t की पावर 4 है, t की पावर 3 है, अगर ये t की पावर, सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी चल रहा है, ठीक है भाई। अगर वेलोसिटी t की पावर 3 टाइप्स में दे रखी है तो मेरे दोस्त ये t की पावर 4/4 हो जाएगा, ये क्लियर है। अगर ये t की पावर 4 है तो ये t की पावर 5/5 हो जाएगा। दोस्त इस तरह से चलता चला जाएगा। और भी कुछ ले लेते हैं, अगर मान लो √t है, ठीक है, v इक्वल टू √t है यानी t की पावर 1/2 है, तो मेरा बच्चा, मेरा आपसे कहना है ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो जाएगा t की पावर 1/2, जो भी पावर हो उसमें 1 जोड़ दो और जो ये पावर बनी उससे यहाँ डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा भाई, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई होगा। एकदम ईजी है कि नहीं है, बोलो बच्चा, छोटा बच्चा बोलो छोटा, एकदम ईजी है।
बट मेरे दोस्त ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसकी एक कंडीशन ये है कि ये n इक्वल टू -1 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। n इक्वल टू -1 पर एप्लीकेबल नहीं होता। जरा देखते हैं n इक्वल टू -1 पर क्या होता है। अगर मैं t की पावर -1 ले लूँ वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/t, इस तरह से ले लूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या ये इस वाले फॉर्मूले से देखें हम, तो दूसरे वाले फॉर्मूले से हो जाएगा t की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। ये क्या हो जाएगा भैया, ये तो t की पावर 0/0, और 0 से डिवीजन तो आपको पता है डिफाइन ही नहीं होता है। 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त फिर क्या होता है ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। वैसे तो बताएं, इसमें लॉग वगैरह आ जाता है, बट फिलहाल सिंस अभी बेसिक लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे आपको, ठीक है भाई। आगे जब चैप्टर्स पढ़ाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तब उसी समय बताएंगे कि अगर दोस्तों यहाँ पर n की पावर n की वैल्यू -1 हो तो क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं, नोट लिखो भाई, सब लोग अपने अपने नोट्स में लिख लो भाई। दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला, वो डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है ना, वो हर जगह लागू होता है। मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ आपको, पहले इसे लिखो दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला, लिखो जल्दी लिखो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। और ये टेबल बेटा सबको बना लेनी है, ठीक है बेटा। लिखो दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन n इक्वल टू -1। जब n इक्वल टू -1 होता है ना, बस केवल a की वैल्यू में -1 है, जबकि ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। सेकंड नोट में लिख लूँ, नोट नंबर 2 में लिख लूँ, द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, जो पिछला वाला बताया था ना, n कूद के आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है। द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। नोट्स बनाते जाना भाई, साथ लिखते जाना, ठीक है बेटा, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। तो ये है, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे, ऐसे इंटीग्रेशन के रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स बहुत इजी, और फिजिक्स में मैथ का यूज़ बहुत इजी बनाते मैं चल रहा हूँ, और केवल उतना पढ़ा रहा हूँ। मैथ जितना कि फिजिक्स में इजी, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से थोड़ी देर में आने वाला है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल बनाई जाती है, जीना मुश्किल कर दिया जाता है बच्चों का, इतना मैथ घुसेड़ दिया जाता है, मैथ डाल दिया जाता है फिजिक्स में, मुश्किल हो जाती है, परेशान हो जाता है बच्चा, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में मेरे दोस्त, तब तक हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन रूल्स पर, इंटीग्रेशन रूल्स पर, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन रूल्स मेरे दोस्तों, इंटीग्रेशन रूल्स में हमारा आपसे कहना है कि भाई, अगर मान लो एक फंक्शन को ऐसा है कि z इक्वल टू x प्लस वाई, राम और श्याम दो बालक हैं, दो बच्चे हैं, राम जितना कमाता है प्लस श्याम जितना कमाता है, दोनों मिला के अपनी मम्मी को दे देते हैं कुछ इस ये फंक्शन है। ये है मम्मी को के पास कितने पैसे मिले आए, ये है राम ने कितने कमाए, ये है श्याम ने कितने कमाए, चलो, या राम ने कितने कमाए, अब्दुल्ला ने कितने कमाए, चलो। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, अच्छा वो फिर अपनी मम्मी को कैसे देंगे, राम और अब्दुल्ला को देते, तो चलो। तो दोस्त, हमारा आपसे कहना है कि मैं इसमें कोई भी फंक्शन है, मैं इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है भाई। z dt कर सकता हूँ इक्वल टू ये x इंटू dt कर सकता हूँ प्लस y इंटू dt कर सकता हूँ। dt टाइम में जो पैसे कमे, ठीक है, ये पैसे कमाए dt टाइम में, ये dt टाइम पैसे कितने कमाए, मम्मी को दिए या किसी को भी दिए, चलो। ये पहले वाले dt में इतने कमाए, ऐसे ही दूसरे वाले में ये z1 x1 y1 मान लो, दूसरे वाले dt में z2 x2 y2, तीसरे वाले में z3 x3 y3, सबको मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर इस वाले फंक्शन, इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा z dt हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, x1 x2 x3 x4 x5, वो सब ऐड हो जाएंगे, सिग्मा x dt, और ये भी हो जाएगा सिग्मा y dt। मैं आपको अभी चर्चा कर चुका हूँ कि dt टाइम अगर बहुत छोटा हो तो बेटू मैं ना इस सिग्मा को ये वाला फंक्शन, ये वाला सिंबल, इसको ये वाला सिंबल, और ये इसको ये वाला सिंबल इसमें चेंज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल है दोनों वो एक ही सिंबल है, कैपिटल और स्मॉल का ही अंतर है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर ये हो जाता है तो एक नया हमारा रूल आ गया, हमारा रूल ये आ गया, देखो बातों में आ गया रूल, कोई बिल्कुल कॉमन सेंस आ गया कि भैया अगर z इक्वल टू x प्लस वाई है, तो मुझे अगर z का इंटीग्रेशन करना है ना, तो कुछ नहीं करना, x का इंटीग्रेशन कर दो और y का इंटीग्रेशन कर दूँ,
और दोनों को ऐड कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो जो बबलू जा रहा है ना, आपको पहले हमने बताया था बबलू जा रहा है, वो फंक्शन था t², मान लो t² था, क्या था 3t² था शायद, ठीक है मेरे दोस्तों। वो जो फंक्शन है वो मान लो, अब हम मान लेते हैं कि भैया जी ये फंक्शन है 2t प्लस 4t³। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ऐसा हो तक भाई हमने बात करी थी बबलू बाइक पर जा रहा है, दिल्ली से चला गुड़गांव पहुंचा, बबलू की स्पीड जो है टाइम के साथ कैसे भी डिपेंड कर सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। बबलू ने ज़्यादा एक्सेलेरेटर दे दिया, ज़्यादा रेस बढ़ा दी, इस फंक्शन से जो है डिपेंड कर रहा है। अब हमारा प्रश्न ये कहता है कि बताओ उसने उसकी जो डिस्टेंस उसको कवर कर रहा है ना, वो टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, हमें डिस्टेंस हमको पता होती है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये होती है भाई इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ऐसे v, अब v की वैल्यू डाल देंगे 2t प्लस 4t³ dt। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो v है ना, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, ये x है और ये y है। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कितना कहता है, बिल्कुल आलू गोभी प्याज की तरह लग रही है कि नहीं, फिजिक्स एकदम इजी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्या बुद्धू बनने वाली चीज़ें पढ़ाने वाली यही चीज़ है। अगर आपको बेसिक से ना पढ़ाई जाए तो वही आपको टफ लगना शुरू हो जाएंगे। अभी देखिएगा, मैं चर्चा करूँगा कितना टफ बना दिया जाता है फिजिक्स को अभी जब हम पढ़ाते हैं। तो बच्चा मेरा आपसे कहना है कुछ नहीं करना, ये रूल ये कहता है इस फंक्शन के साथ dt को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 2t इंटू dt, और बच्चा इस फंक्शन के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लो 4t³ dt। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपको याद हो डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो बाहर आ जाता है, याद है आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है वो अभी चर्चा करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वो बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है अभी देखें। चलो तो दोस्त ये हो गया t dt प्लस ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन t³ dt। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है ये t की पावर 1 है, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई थी, t की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन है वो t²/2 था प्लस 4 ये t की पावर 4/4 है। यार इसमें कुछ नहीं, एक पावर बढ़ा के उसे डिवाइड करके 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मेरे बच्चे आ गई t² प्लस t की पावर 4, यानी कि अलग अलग सेकंड पर, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड पर ये बच्चा कितना चल लेगा, ये बच्चा कितना चल लेगा, वो मैं यहाँ पे इस पर एक डाल दूंगा तो निकल के आएगा 2। देखो 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 2 मीटर चलेगा। 2 सेकंड डालूंगा कुछ आएगा, इतने मीटर चल लेगा। तीसरे सेकंड 3 सेकंड में इतना, 4 सेकंड के अंदर इतना, 5 सेकंड डालते चले जाऊँगा, 5 डाल दूंगा यहाँ पर, टी की वैल्यू 5 सेकंड में से चली गई, दूरी आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, आपने अब तक ये देखा कि भाई अगर एस टी का फंक्शन दे रखा हो तो हमने वी टी का फंक्शन निकालना सीख लिया था। आप देख लो, उसे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है ये आ जाएगा। और अगर वी टी का फंक्शन दे रखा है तो एस कैसे निकालना है वो भी हमने देख लिया। एक प्रोसेस को हमने कहा कि भैया ये जो है डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, एक को हमने कहा आज जो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन की प्रोसेस कहा। मेरे दोस्त यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने आपको केवल मैथमेटिक्स उतना पढ़ाया है, तो मैंने कोशिश करी बिल्कुल गांव के रिक्शा वाला, बिल्कुल गांव का किसान है उसको भी समझ में आ जाए, उस लेवल पर आकर पढ़ाने की कोशिश करी है। आप बिल्कुल कहोगे कि यार ये सर ये कुछ ज़्यादा एग्जेजरेशन है, आप अपनी तारीफ ज़्यादा मत किया करो। हाँ बबलू हमसे यही करा हो, बबलू ठीक है। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है फिर भी इजी बनाने की कोशिश करिए। और मैं आपको बता दूं, जब आप उसमें जाओगे ना, जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको, अभी मैंने आपको केवल t की पावर n, ठीक है, अगर v इस टाइप से दे रखा हो तो मैंने उसका इंटीग्रेशन करना सिखाया है। बट आपकी बुक्स में ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx या साइन t dt, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग t dt 1/t dt, न जाने क्या क्या दे रखा होगा। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है उनकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, उनकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। जब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसे 25,000 फॉर्मूलों से लाख दूँ ना, मैं आपको बिल्कुल कवर कर दूँ भाई साहब, आपका दम घुट जाएगा। शुरुआत में बच्चों को बहुत इजी, बहुत सिंपल, अभी तो आप लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम हाई लेवल पर पहुंचते हैं तो बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाता है, फिर उसकी ग्रास्पिंग स्पीड बढ़ जाती है, तो उससे हम जो है उसको और अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो मैं उन टीचर्स में कतई नहीं हूँ जो बच्चे को इस तरह से टॉर्चर कर देते हैं, ठीक है। वो टीचर कम और टॉर्चर ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अगला आता है कॉन्स्टेंट्स
कांस्टेंट का रोल देख लेते हैं कि यार कांस्टेंट का रोल अगर देखें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, अगर ऐड हो रहा है तो क्या करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रोल वैसे मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे कर भी चुका हूँ। यार देखो एकदम बच्चों वाला, एकदम रिक्शे वाले वाला लॉजिक, गाँव वाला लॉजिक एकदम। भाई देखो अगर कोई फंक्शन ऐसे है, ठीक है, मुझे पता है ये 2x हो जाएगा, मैं अभी ऐसे करके लिख रहा हूँ। मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यार dt के रिस्पेक्ट में, तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी हो जाएगा x dt और ये भी हो जाएगा x dt, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे x dt, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्त यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये 2x हो जाएगा। इसका क्या मतलब दिखाई दे रहा है आपको, ये मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर z इक्वल टू, देखो बिल्कुल बेसिक से, अगर z इक्वल टू 2x था, 2 यहाँ पर कांस्टेंट था, तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया ना, देखो z का dt के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कांस्टेंट क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी में अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा हो इंटीग्रेशन में, तो क्या करना है जरा सा वो देख लेते हैं। और फिर मैं ये 4 चीज़ें हैं, दो केस होते हैं इंटीग्रेशन के लिए, 2 केस होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, वो एक बार रिकैप्चुलेट आपके लिए कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आपसे कहना है, मान लो ऐसे हो z इक्वल टू t² प्लस 2, ठीक है भाई, मान लो वेलोसिटी ले ली हमने, सपोज हमने वेलोसिटी ले ली t² प्लस 2, हमने कहा बताओ इसमें इंटीग्रेशन करके बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू ये डाल दी हमने t² प्लस 2 dt। अब आपको 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे अभी हमने बात करी थी ना, z इक्वल टू x प्लस वाई, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे t² dt प्लस एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे 2 dt। अब जरा सा देखो बेटा, t की पावर n का इंटीग्रेशन होता था t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/3। टेबल भी बनवाई थी मैंने आपको बेटा, ये 2 जो है ना इसको तो बाहर ले लो। अब ये इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा dt। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है ना, इसको मैं आपको किस तरह से समझाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैं लिख सकता हूँ, dt को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू dt, ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं यार, 1 इंटू 1 से तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो तो सेम ही रहेगा ना। तो बेटा अगर मैं इसको लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1 इंटू dt, तो बेटा 1 को मैं t की पावर 0 dt ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। t की पावर 0 हमने पहले ही चर्चा करी थी, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो बन जाता है हीरो यानी कि 1 बन जाता है मेरे दोस्त। अब तो बन गया, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 0 है, ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज t हो जाएगा। तो मेरे दोस्त dt का जो इंटीग्रेशन है ना वो t हुआ करेगा। ये आप उधर मैंने भी जो बनाई थी आपकी क्या कहते हैं टेबल बनाई थी, आप उस टेबल में भी लिख सकते हो। चलो दोस्त अगर ये होता है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस 2 तो बाहर आ ही गया था, कांस्टेंट बाहर आ गया था, और मेरे दोस्त ये t हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, अब क्या बातें निकल कर आ रही हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ और अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से है, वेलोसिटी इक्वल टू मान लो 3t³ है मान लो, ठीक है, वेलोसिटी है मान लो 3t³। एकदम जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ना, इंटीग्रेशन v dt करके इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो देखो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट के 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या ऐड हो रहा हो। अगर बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये जो का तो बाहर आ जाएगा, ये t³ का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, पहली बात तो। दूसरी बात आती है कि अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, मान लो v इक्वल टू 3t³ प्लस 5 है, यहाँ पे देखो ये वाला कांस्टेंट ऐड हो रहा है, जबकि ये वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है सब लोगों को, डिफरेंस एकदम क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। बेटा जब हम इसमें इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना बेटू, छोटू बेटू, ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो ये वाला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। लाइट बंद हो गई है, मिस लाइट आप क्यों बंद हो गई हैं? आए यार, ये तो लाइट बंदी है, चलो कोई नहीं, बंद लाइट के साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है भाई। तो भाई हमारा कहना है कि क्या हुआ भाई तुमको, हाँ चलो हो गई, थोड़ी नाराज़ हो गई थी, ठीक है चलो भाई दोस्त, हमारा आपसे कहना है ये t³ इंटू dt, ये वाला जो कांस्टेंट है बेटा ये ऐसे ही रहा, और इसका t³ का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस अब देखो आप जरा, इसका भी मैं इंटीग्रेशन जब करूंगा तो 5 dt का इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करते समय dt से मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 तो जो कहते हो था मेरे बच्चे। मेरा आपसे कहना है देखो 3, ये t³ का जो इंटीग्रेशन है t की पावर 4 प्लस 4, और ये 5 बाहर आ गया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ dt से,
ठीक है। और मैंने कहा dt का इंटीग्रेशन t रहता हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, हमने कहा dt को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को हम t की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये हमने अभी देखें कि बेसिक हमने कुछ रूल्स देखे। अभी मैंने चर्चा करी थी ना रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या क्या आए भाई, अलग अलग अगर फंक्शन है, ठीक है, ऐड हो रहे हैं अलग अलग फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, उन फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई वो जो का त्यों रहेगा, वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो फिर वहाँ पर उसका इंटीग्रेशन 5 इंटू टी, ठीक है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 5 इंटू टी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था भाई, याद करो। डिफरेंशिएशन में बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, जो डिफरेंशिएशन के रूल है वो उसमें लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो क्या त्यों टच मत करो उस कांस्टेंट को। लेकिन डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन जो पहले पढ़ाया था, अगर उसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन में, ठीक है, कांस्टेंट अगर है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज बाहर ले आओ, ठीक है, टेक आउटसाइड। अगर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का वो 0 हो जाता है। जबकि इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, टेक आउट एज इट इज, कोई कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो फिर अगर 5 है तो उसका इंटीग्रेशन 5t हो जाएगा, 0 नहीं होगा। बच्चा क्या करता है इसमें भी, जो अपना हमारा बच्चा बेसिक से नहीं समझता है, जो रटर पे ज़्यादा यकीन रखता है, वो सब गड़बड़ सड़बड़ कर देता है। डिफरेंशिएशन के फंडे इंटीग्रेशन में लगा देता है, डिफरेंशिएशन करते समय सोचता है यार 5 में क्या होना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जिस तरह से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा है तो आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अब अगली चीज़ आती है कि मैं एक डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, मैं बालक एक ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट मैं ले लेता हूँ टी की पावर 4, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट में ले टी का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, बस ये ले लिया मैंने। चलो, टी के पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर मैंने ये ले लिया। चलो मेरे बच्चा, यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे ये भी भूल जाते हैं, क्या करना है, बहुत आसान है यार, वेलोसिटी निकालना है ना, ये मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है, यानी इसमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा यानी वो चीज़ लगेगी जिसमें टाइम से डिवाइड हो रहा हो, ds/dt। ये बात क्लियर भाई, ठीक है दोस्त। अगर ये लग गई तो हमारा आपसे कहना है अब ds/dt टाइम से डिवाइड करोगे तो एक पावर कम हो जानी चाहिए, समझ रहे हो। इसमें अगर डायमेंशन वाइज देखो तो ये टाइम के पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ से टाइम के पावर 3 होनी चाहिए। नहीं, वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें पावर कम हो जाती थी। पावर कम किस में होती थी भाई, डिफरेंशिएशन में होती थी। क्या होगा, ये पावर कूद के आगे आएगी, ये पावर 1 कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है पावर कूद कर आगे जाएगी, 2t हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये भाई ये 4t³ प्लस 4t, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। चलो भाई ये तो आसान है, बहुत आसान है सर, ये क्यों करा रहे हो आप, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है अगला पॉइंट सुनना बेटू। अगर ये ना डिस्प्लेसमेंट मैंने इसकी जगह पे ये दे रखी होती टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 15 ये दे रखी होती है, कांस्टेंट ऐड कर रखा है देखो यहाँ पर। अब वेलोसिटी क्या होती, इसका भी डिफरेंशिएशन करते, इसका करते तो 4t³ आता। अभी बिल्कुल सेम फंक्शन लिया है मैंने, देखो बिल्कुल सेम फंक्शन लिया, बस यहाँ पे एक ऐड कर दिया है कांस्टेंट। चलो भाई ये 4t³ आता प्लस ये 4t ही आता, 2 इंटू 2t इसका हो जाता। बेटू भी मैंने चर्चा करी थी डिफरेंशिएशन में, अगर कांस्टेंट प्लस होता है तो छोटा बच्चा क्या करना है बेटा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये भी आंसर होगा 4t³ प्लस 4t। चलो भाई अगला एक और छुटकू सा एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखना भी क्या गड़बड़ होने वाली है, देखना, ठीक है। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के सामने होगी कुछ गड़बड़ -9 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हमने -9 कर दिया, एक कांस्टेंट है 9, उसको माइनस कर रहे हैं। अब क्या होगा भाई, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन में देख रहे हैं, करा डिफरेंशिएशन, ये तो उसका डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा 4t³ प्लस ये तो 4t ही होगा, लेकिन बेटा ये -0 का मतलब कुछ नहीं, ये भी यही हो जाएगा और ये भी। क्या आप जरा सा देखो तीनों केस में वेलोसिटी सेम आई, जरा देखना एक बहुत बड़ा पॉइंट देखो, तीनों केस में क्या आपको अपनी स्क्रीन पर का भैया तुमका दिखाई देता है क्या कि वेलोसिटी सेम है कि नहीं है तीनों केस में, जबकि
डिफरेंशिएशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सप्रेशन थी वो अलग अलग थी तीनों केसेस में। दिख रहा है आपको, एक में कुछ नहीं था, एक में +15 था, एक में -9 था। इसका मतलब अब जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि वेलोसिटी, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वेलोसिटी दे रखी है, देखो जरा वेलोसिटी दे रखी है 4t³ + 4t, आपको वेलोसिटी ये दे रखी है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसका फंक्शन बताओ, उसका वो बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ, उसका एक्सप्रेशन बताओ। तो बेटा अगर हम ये क्वेश्चन बबलू से पूछे तो बबलू कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बबलू कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? बबलू कंफ्यूज इसलिए हो जाएगा कि बेटू v ये जो फंक्शन दे रखा है ना, उससे आंसर ये भी हो सकता है, उससे आंसर ये भी हो सकता है, और उससे आंसर ये भी हो सकता है। तीनों आंसर इस वेलोसिटी के लिए हो सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, इससे ये पता चल रहा है कि जो फंक्शन एस आएगा ना, आपका ध्यान से सुनना, वो वास्तव में तो आएगा t⁴ + 2t², हम इसको इस तरह से लिखा करेंगे +c। जहाँ c क्या है? जहाँ c है एक कांस्टेंट। यार इतना तक तो ठीक था, t⁴ + 2t², लेकिन अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट जोड़ रखा है ना, तो जब मैं इसे डिफरेंशिएशन करूँगा, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50,000 है, 10 लाख है, -10 लाख है, 25 लाख है, -25 है, -45 है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब मैं इसे डिफरेंशिएशन करूँगा ना बेटू, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लास्ट वाला टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन करने में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे कोई ये था कि नहीं था, कोई कांस्टेंट था कि नहीं था, मैं बता ही नहीं सकता। इसलिए मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ। इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। इस केस में देखो, इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो 15 है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू बिट्टू यहाँ देखो -9 है। तो मैं ये कहा करूँगा ज़रा ध्यान से सुनना, मैं ये कहा करूँगा कि जब मैं वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, उसके साथ में एक कांस्टेंट ऐड किया करूँगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू आपको कहाँ से आएगी? ये कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी होगी कि उससे ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, उससे ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, कैसे आएगी मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बट मैं समझता हूँ आप ये बात समझ गए हैं कि हाँ यार एक कांस्टेंट तो होना चाहिए था। जब v ये है तो s की वैल्यू तो ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। तो इन जनरल हमें क्या पता कितनी वैल्यू रखें, तो इन जनरल हम इसे कांस्टेंट c रख देते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है भाई, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उससे निकल कर आएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि कांस्टेंट की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखा होगा ना, उसमें कोई कंडीशन दे रखी होगी, उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाया करेगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और उससे मैं आपको क्लैरिटी और लाता हूँ। लेकिन क्या बात निकल कर आई? इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो एक लाइन लिखो अपने नोट्स में, कि वी ऑलवेज लिखो भाई, वी ऑलवेज ऐड ए कांस्टेंट while integrating। सच बात कहूँ तो मैंने आपको लिखवाया था ना, जैसे कि इफ़, ठीक है, सपोज हम ऐसे करके लिख देते हैं x = t⁴n, तो इंटीग्रेशन x dt, ठीक है, दैट मीन्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखवाया था, t⁴n dt, और ये मैंने लिखवाया था आपको t⁴n+1/n+1 प्लस c। मुझे आपको ये लिखवाना चाहिए। मेरा आपसे कहना है, जब हम इंटीग्रेशन किया करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें एक कांस्टेंट भी ऐड किया करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि जो हमारी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट थी, तो वो ये आंसर +9 भी हो सकती थी, ये आंसर +5 भी हो सकती थी, -5 भी हो सकती थी, -15 भी हो सकती थी। ये कांस्टेंट तो खो गया, लेकिन हम इसे निकाल लिया करेंगे। कहाँ से निकाल लिया करेंगे? हम इसे निकाल लिया करेंगे मेरे दोस्त। हमारा कहना है कि क्वेश्चन आपसे ये कहता है, आप ट्राई करोगे क्या? चलो मैं कर देता हूँ, फिर अगला वाला आप ट्राई करना। क्वेश्चन आपसे कहता है v = 3t² + 2t + 2, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल, क्वेश्चन कहता है इफ़ द पार्टिकल इज एट x = 5, इट इज़ एट x = 5। सब लोग क्वेश्चन तो लिख लो मेरे साथ साथ,
ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके बाद बस एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होगा ये। इफ द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 5 एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर 1 कहता है रिलेशन फॉर, फाइंड नंबर 1 कहता है रिलेशन फॉर x, और नंबर 2 क्या कहता है वो बताऊंगा आपको। क्वेश्चन कहता है x है इसकी पोजीशन, ठीक है, x है इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन का वो बताइए। मेरे दोस्त हमें पता है अगर x टाइम का फंक्शन दे रखा हो, अगर x टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो हमें ये बात पता है छोटा बच्चा कि वेलोसिटी दी जाएगी dx ओवर dt से। हमने ये चर्चा करी थी कि यहाँ तो हम ds ओवर dt लिख लें, इसे हम लिख लें ds ओवर dt, या हम इसे लिख लें dx ओवर dt, ठीक है। यहाँ हमने चर्चा पहले हम कर चुके हैं कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और s जो है वो पोजीशन भी हो सकता है। चलो भाई कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, हमारा आपसे कहना है कि भैया यहाँ से हम देखें तो x क्या हो जाएगा, हम पहले देख चुके हैं v dt, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो भाई इन सब का। इंटीग्रेशन आप करोगे तो देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ गया t स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब v dt किया तो dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि टाइम की एक पावर बढ़ जाएगी तो मुझे वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें पावर बढ़ जाती है, इंटीग्रेशन वाला, t की पावर n+1 वाला, ठीक है भाई, एक पावर बढ़ने वाला। तो ये होता है, तो यहाँ से पावर बढ़ा दी मैंने t क्यूब और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस देखो भाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं t की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे दोस्त इसको हम लिखेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो इसको मैं 2 इंटू टी की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, दिख रहा है भी आपको, 2 इंटू टी की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसे। तो यहाँ से 2 तो बाहर आ गया और दोस्त टी की पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ टी की पावर 1/1, एक पावर मैंने बढ़ा दी। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे अब छोटे बच्चे, मुझे अब सी भी ऐड करना होगा, ठीक है भाई, सी भी ऐड करना होगा, क्योंकि क्या पता ये x जो है 10 + 20 रहा हो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा, +25 रहा हो तो भी आंसर आ जाएगा, -19 रहा हो तब भी यही आंसर आ जाएगा। तो हमको पता नहीं, हमने एक ऐड कर दिया, हो सकता है ना हुआ हो तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखें तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू आ गई आपकी t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कि ये x इक्वल टू 5 पर है, कब, टाइम t इक्वल टू 0 पर। अगर ये जो बॉडी है ये x इक्वल टू 5 पर है, वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रही थी, वो बॉडी x इक्वल टू 5 पर है, t इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर t इक्वल टू 0 डाल दूं तो x इक्वल टू 5 आना चाहिए। यहाँ से आप देखोगे c की वैल्यू आ जाएगी, जरा देखना, क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन ही बच्चों कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर डालूंगा तो x इक्वल टू 5 आना चाहिए, वहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 5 डाल दी मैंने, t की वैल्यू 0 डाली, ये भी 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 प्लस c, यहाँ से c देखा तो दोस्त 5 निकल कर आ गया, c की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। मैंने आपसे कहा था ना छोटा बच्चा कि क्वेश्चन में इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी होगी कि वहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ से देखें तो फाइनल आंसर क्या आ गया, इसने कहा था रिलेशन ऑफ x, पोजीशन पूछो, बताओ भाई पोजीशन का फंक्शन बताओ, c की वैल्यू 5 है तो यहाँ डाल देंगे, यह आ जाएगा t की पावर 3 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द एक्सप्रेशन या रिलेशन फॉर द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल if its velocity was given by this relation and सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी कि पार्टिकल x इक्वल टू 5 पर है, t इक्वल टू 0 पर। इस कंडीशन से c की वैल्यू निकल कर आई है। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल क्लियर है आपको कि c क्यों ऐड करना है हमको, क्योंकि अगर v दे रखा है तो उससे अगर मुझे s निकालना है इंटीग्रेट करके तो उसमें एक कांस्टेंट ऐड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैंने डिफ्रेंसिएशन किया s से v निकाला तो वो कांस्टेंट गायब हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, तो उसको हमने फिर से हम ले आए। अब आप इसको देखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ये निकल कर आ जाएगा। मेरे दोस्त अगर ये है तो अगला पार्ट इसका ये पूछता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड।
अगला पार्ट कहता है कि भाई 3 सेकंड में बताओ, 3 सेकंड में बताओ कि इसकी पोजीशन क्या होगी। क्या ये क्वेश्चन टफ है? एकदम इजी है कि नहीं है यार। जब तुमको ये पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन से है t = 3 पर डालना हो तो इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 3 डाल दो। t = 5 सेकंड पे पोजीशन निकालनी हो तो t की वैल्यू 5 डाल देना। t = 15 सेकंड पे निकालनी हो तो 15 डाल देना। अब अगला पार्ट तो बहुत ही ईजी है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगला पार्ट आप खुद से निकालिएगा, बस इसमें t की वैल्यू 3 डाल दीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कि भाई ये पार्टिकल कहाँ पर होगा। ये बात क्लियर है भाई दोस्त? ये है मेरे दोस्त, अगर ये है तो मेरा अगला जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अब हम एक्सेलरेशन की चर्चा कर लेते हैं। एक्सेलरेशन चर्चा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। मेरे दोस्त छोटे से बच्चे, मेरा आपसे कहना है कि अब तक आप याद करिए हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किया क्या है। हमने किया, अगर s जो है ना t का फंक्शन दे रखा हो, मान लो t की पावर n दे रखा है, तो उससे वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो हमने देखा था, ds/dt ऐसे करके हमने वेलोसिटी निकाली थी, याद है आपको? चलो उसके बाद मेरे दोस्त हमने ये देखा कि भाई इससे हमने एक और बार डिफरेंशिएशन किया था तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया था। इतना भी हमने देखा था भाई, याद है? हमने यहाँ तक देख लिया है कि अगर हमें वेलोसिटी दे रखी हो तो उससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन करके, ठीक है? और ये डिफरेंशिएशन करके था, ये भी डिफरेंशिएशन था, ये भी डिफरेंशिएशन था। अब सीधी सी बात है, अगला प्रश्न आप अपने आप ही समझ पा रहे होगा मैं क्या पूछना जा रहा हूँ। अगला प्रश्न ये है कि अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालें यार? एक झटके में कंप्लीट देखो बच्चा, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है भाई। बच्चा हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, dv क्या हो जाएगा, a/dt। बच्चा हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा। ये भैया हमारा अगला वो बन गया, पार्ट आ गया। परंतु किंतु अब हमारी जो लेटेस्ट नॉलेज आ गई है ना, उसके आधार पर हम इसे +c और कर दिया करेंगे। +c, हाँ c एक कांस्टेंट अभी हमने देखा था दोस्त, ये था। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भाई एक्सेलरेशन जो है ना वो सपोज दिया गया है t² + 2 ऐसे करके एक्सेलरेशन दे रखा है। क्वेश्चन आपसे कहता है, और भाई क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इफ वेलोसिटी एट t = 3 seconds is 5 meter/second, then find the velocity at t = 2 seconds। क्वेश्चन आपसे ये कहता है। सीधी सी बात आपको समझ आ रही है यार, इंटीग्रेशन करने का मामला है, क्योंकि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो इंटीग्रेशन, और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन, अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नीचे आना हो इससे ये निकालना हो डिफरेंशिएशन, इससे निकालना हो डिफरेंशिएशन, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो एक्सेलरेशन निकालना हो डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। चलो भाई मेरे दोस्त, हमारा आपसे कहना बहुत ईजी है यार। देखो हमें ये बात पता है, हमने भी देखा था इंटीग्रेशन ऑफ dt, हमने t कहा था कि नहीं कहा था? हमने इंटीग्रेशन ऑफ dt को कह दिया था 1 × dt, इसे हमने कह दिया था t की पावर 0 × dt, ये आ गया था बच्चों। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dv कहूँ तो फिर कितना हो जाएगा बोलो यार? जब dt का इंटीग्रेशन t है तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है भाई? तो मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है, मैं इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ जो dv है वो हो जाएगा v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt + c लगा दूंगा। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एक्सेलरेशन का, जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा पहले इस फंक्शन का करूँगा, फिर इस फंक्शन का करूँगा, इस फंक्शन का करूँगा, तो t³ / 3 t है +2 है, 2 है तो इसमें जब मैं dt से मल्टीप्लाई करूँगा 2 बाहर आ जाएगा और ये t बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो, मैं अगर इसे यहाँ रख दूँ एक स्टेप में कम, मैं दिखा देता हूँ t² + 2 × dt, ऐसे करके मुझे दिखाना चाहिए। जब मैं dt को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इंटीग्रेट 2 × dt, 2 बाहर आ जाएगा, dt रह जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 2। तो मैं एक्चुअल में 1-2 स्टेप छोटा करके आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। चलो भाई +c आ गया भैया, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी आ गया t³ / 3 + 2t + c, बेटा ये आ गया। मेरे बच्चे, मेरा आपसे कहना है
मेरा आपसे ये कहना है, अब मैं यहाँ पर t इक्वल टू इसमें क्या रखा है ना 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर वेलोसिटी है 5 रख दूंगा। यहाँ पर वेलोसिटी है 5, लाइनें टेढ़ी हो रही है मेरी। 3 सेकंड का मतलब t की वैल्यू 3 रखूँगा अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस c। यहाँ से देखेंगे 9 और 6 15, c की वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक है भाई, -10 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दीबाजी में मैंने कैलकुलेट किया, सही ही है ये। बस -10 आ गई तो बस अब तो फिर भैया जब v की आपके पास पूरा आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, क्या v का एक्सप्रेशन आ गया, t की पावर 3/3 प्लस 2t -10। अब तो भैया कोई से भी टाइम पर निकलवाओ आप। 10 सेकंड पर कहो तो t इक्वल टू 10 डाल देना। ठीक है, हमने किस पे निकलवाया था, 2 सेकंड पर डाला था, t की वैल्यू 2 डाल देना। 15 सेकंड पे पूछा हो 15 वैल्यू डाल देना, 15 पे वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आपने आज इंटीग्रेशन को सीखा है। मैंने उम्मीद बेटा ये करी है कि आपको बहुत ईजीली, बहुत ही बच्चों की तरह मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या पूरी पढ़ाई पढ़ाऊँ। ठीक है, जैसे ही बच्चा 10 से 11 में आता है ना, उसे एकदम झटका लगता है, बड़ा गंदा झटका लगता है। और बहुत संभव है कि ये वीडियोस ड्रॉपर्स भी देख रहे होंगे, ड्रॉपर देख रहे होंगे तो वो भी पा रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ, जब हमने 11th क्लास में हमने इनिशियली पढ़े थे और गौरव सर से नहीं पढ़े थे तो कितने टफ तरीके से हमने समझाया गया। तो यहाँ पर किस तरह से खेल में, मजाक में, ठीक है, हंसी मजाक में ही हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। मेरे दोस्तों, क्या क्या आपको उसके लिए करना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। करना कुल आपको इतना है, पहली बात असाइनमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए असाइनमेंट है, वो आपके लिंक में दे रखा है, आप जरूर करें। दूसरी बात मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि और असाइनमेंट में क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क से क्वेश्चंस हैं, नीट और जेईई के लास्ट 10-15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पर, वो सारे इट्स अमेजिंग असाइनमेंट आप जरूर करें। क्योंकि असाइनमेंट जब आप करते हैं अपने हाथों से क्वेश्चन करते हैं तो लेक्चर खत्म हो गया है, आपको ज़रा और फंडे में दे दूँ। ठीक है, तो असाइनमेंट जब आप करते हैं तभी आपका दिमाग चलता है, तभी हमारे बबलू का दिमाग चलता है और वो इसके दिमाग में आपको याद रहेगा। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे ना, 2 4 6 दिन में 10 दिन में 20 दिन में भूल जाएंगे, सब साफ हो जाएगा। असाइनमेंट करोगे महीनों तक याद रहेगा। नोट्स साथ बनाइए। ठीक है, केवल वीडियो देखना नहीं है, लिखते जाना है। अगर मैं क्वेश्चंस आपको करने को देता हूँ, ठीक है, तो आपको करने हैं उसको। ठीक है, या अगर नहीं भी देता, आपको लगता है इस क्वेश्चन को चलो मैं खुद से ट्राई करता हूँ, तो रोक दे मेरा वीडियो, मान लीजिए आप रोक सकते हैं, उसके बाद खुद से ट्राई करें। पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, पेन एंड पेपर, और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है भाई, एक टीचर पकड़ लें, पूरा कोर्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है, पूरा कोर्स जो है आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एक टीचर पकड़ लें, कोई सा भी टीचर, ये नहीं कोई कभी कहीं से एक किताब पकड़ लें। जो भी फिजिक्स की आप किताब पकड़ना चाहते हैं वो एक किताब पकड़ लें, उसको ढंग से कर लें और उसको 4-5 बार रिवाइज कर लें। ठीक है भाई, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्टार गोले लगा के रखे, मैंने आपसे कहा पहले भी शायद बताया होगा। स्टार और गोले, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं उस पर स्टार और उन्हें गोले। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे उन पर स्टार लगा लें और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उन पर गोले लगाएं। रिवीजन के टाइम में वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, उन्हीं से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कई बार रिवीजन करते फिर आपको अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ज़बरदस्त। ठीक है, टेस्ट दें, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट दें आप। ठीक है, और दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से जितना हो सके, इंटरनेट से जितना हो सके उतना दूर रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप और हमसे क्या बेहतर चाहते हैं, हमारी पढ़ाई आपको कितनी ख़राब कितनी अच्छी लगती है। अगर हमारे ऊपर आपको अंडे टमाटर फेंकने का अगर आपको मन नहीं कर रहा है, हम इतना ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को फॉरवर्ड भी आप करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योर स्टडीज़, एन्जॉय द फिजिक्स, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।